in order to make sure कि हमारा जो टेस्ट suite automation process है, it is available at the time of regression testing and people are developing the test scripts in a consistent manner and things like that, और हमारे पास टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ताकि रीयूज़ किए जा सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टेस्ट ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें लिस्ट हुए नज़र आ रहे हैं, सिस्टम टू बी टेस्टेड, टेस्ट प्लेटफॉर्म, टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टेस्ट सिस्टम टू बी टेस्टेड वाला कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि हमारे पास ये सिस्टम जो है वो स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, वरना हमारी ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। टेस्ट प्लेटफॉर्म में हमने देखा था जब हम टेस्ट एनवायरनमेंट बना रहे थे कि हमारे पास ज़री बात है ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम ये सब के सब टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकें, इनको चला के देख सकें, बिल्कुल एक्चुअल एनवायरनमेंट लाइक एनवायरनमेंट, चाहे उसका एक डाउन स्केल वर्जन हमारे पास चल रहा हो। तो मे बी जो नेटवर्क कनेक्शंस चाहिए हो या इस तरह की कोई और कैपेबिलिटीज़ चाहिए हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ चाहिए हो, यानी ताकि हम वर्जन्स रिकॉर्ड कर सकें। ये सब चीज़ें हमारी इस टेस्ट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास टूल्स की लिस्ट होनी चाहिए। टूल्स हमारे पास वो कॉन्फ़िगर्ड भी होने चाहिए जो हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग दिस होल टेस्टिंग। एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो इस फ्रेमवर्क को देख रहा होगा और वो टेस्ट केस लाइब्रेरीज़ को मैनेज कर रहा होगा, टेस्ट प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा होगा, टूल्स की कॉन्फ़िगरेशन और उनकी मैनेजमेंट कर रहा होगा, इन्वेंट्री वगैरह को देख रहा होगा। किस चीज़ की इन्वेंट्री? डॉक्यूमेंट्स की इन्वेंट्री, टूल्स से रिलेटेड इन्वेंट्री, लाइब्रेरीज की इन्वेंट्री वगैरह वगैरह, जैसे वर्जन कंट्रोलिंग टाइप की चीज़ होती है। और कहीं पे ज़रूरत पड़े किसी को तो वो मदद दे रहा होगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को या एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को। तो इस तरह के कंपोनेंट्स हमारे टेस्ट ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद अब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन में जब एंटर होने लगे हैं तो हमारे पास इसका मतलब है कि एक एग्जीक्यूशन वर्किंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ट्रैक तो रखा जा रहा हो कम से कम कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कब एग्जीक्यूट हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स राइट साइड पर लिस्ट किए गए हैं। इस पर नज़र आ रहा है कि डॉक्यूमेंट शुड हैव द इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से टेस्ट इंजीनियर्स ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे होंगे और किस इंजीनियर को कौन कौन से टेस्ट केसेस एलोकेट किए जा चुके हैं। और आपको याद होगा आज हमने बात की थी कि हमें एक से ज़्यादा टेस्ट इन्वायरमेंट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। तो कौन कौन से टेस्ट केसेस किस किस टेस्ट इन्वायरमेंट में चल रहे होंगे और ये कौन से टेस्ट इन्वायरमेंट्स किस टेस्ट इंजीनियर को एलोकेट किए जा चुके हैं, क्योंकि काम पैरेलल में हो रहा है। सिमिलरली हम जब ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं साथ साथ रिकॉर्ड रखना चाहेंगे कि कितना काम हो चुका हुआ है, कितना रह गया है, ताकि हमारी स्केजुलिंग में आसानी हो। साथ साथ हम एक प्रोजेक्शन भी देंगे कि पहले वीक में कितने टेस्ट केस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, और फिर साथ साथ प्रोग्रेस मेंटेन करते हुए हम देख रहे हैं कि एक्चुअली कितने एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हम हमारा जो टेस्टिंग का फेज़ है कुछ डिले तो नहीं हो जाएगा या उसके बारे में हमें हल्का सा एस्टिमेट पहले ही मिल जाए। फिर हम ये भी रिकॉर्ड रखेंगे कौन से टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन फेल हुई है, उसके अगेंस्ट अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई है तो क्या हमें नए टेस्ट केसेस बनाने पड़े, अगर नए बनाने पड़े तो उनका क्या किस रेट पर नए टेस्ट केसेस बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस एंड सो ऑन। इस सारे काम में जब टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं इनमें हम यकीनन अपने डिफेक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। जब हम डिफेक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनको ठीक करने के लिए भी कोई ना कोई टाइमलाइन दी जाएगी और उससे रिलेटेड रिव्यू मीटिंग्स वगैरह भी हो रही होंगी। अब ये जो डिफेक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, इन डिफेक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, कोई किसी नौयत का हो सकता है, कोई किसी नौयत का हो सकता है। इसके बारे में हम पहले भी एक मतलब बात कर चुके हैं, ज़रा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि डिफेक्ट्स जो होते हैं उनकी कुछ सेवेरिटीज़ होती हैं। डिफेक्ट्स क्रिटिकल नौयत के हो सकते हैं। सेवेरिटी वाइज सेवेरिटी क्या बताती है? सेवेरिटी बताती है कि टू व्हाट एक्सटेंट डज दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट detrimentally affect the operation of the product। अगर वो बहुत बुरी तरह ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा तो उसका मतलब वो क्रिटिकल सिवियरिटी का डिफेक्ट होगा। क्रिटिकल सिवियरिटी के डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम आगे नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल कोई क्रैश अगर हो गया है, अब सिस्टम को ठीक ही किया जाएगा तभी हम बाकी फंक्शनैलिटीज़ तमाम फंक्शनैलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं कर सकते।
उसके बाद सिविटी लो हो सकती है, लो होती जाएगी फ्रॉम क्रिटिकल टू हाई टू मीडियम टू लो। हम इससे पहले जो बात कर चुके हैं इसमें हमने इसको लेबल दिए थे, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, इस तरह के लेबल्स दिए थे अपने हमने कैटेगरीज को, सिविटी की कैटेगरीज को। दूसरी चीज़ है वो डिफेक्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सिविटी। प्रायोरिटी टेल्स के कितना अर्जेंट है इस डिफेक्ट को फिक्स करना, इस डिफेक्ट को ठीक करना। क्रिटिकल प्रायोरिटी वाले वो डिफेक्ट्स होंगे जिनको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करने से रिजॉल्व जब तक हम नहीं करते तब तक हम टेस्टिंग भी आगे शायद ना चलाएं। हाई प्रायोरिटी वाला डिफेक्ट वो होगा जिसको हम चाहेंगे कि चले इतना भी इमीडिएट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम टेस्टिंग रोक सकें, टेस्टिंग सही रोक दें। जिन चीज़ों से रिलेटेड ये नहीं है उनकी टेस्टिंग हम करते रहेंगे, जिनसे रिलेटेड है उनकी टेस्टिंग हम रोक के रखेंगे। और इसी तरह से प्रायोरिटी कम होते हुए लो पर आ जाएगी। लो प्रायोरिटी का मतलब ये हो सकता है कि हमारा टेस्ट केस, ये वाली जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है ये शायद हम अभी पोस्टपोन कर दें टिल द नेक्स्ट रिलीज और द रिलीज नेक्स्ट टू द नेक्स्ट रिलीज। इसका मतलब है हमारे डिफेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ, इनको हमने स्टेट्स दे दी हुई हैं। रिजॉल्व, सबसे पहले हमने बात की डिफेक्ट रिजॉल्व कर देना चाहिए इमीडिएटली, फिर हम कहें डिफेक्ट पोस्टपोन किया जा सकता है। इसका मतलब डिफेक्ट जब आया वो अराइव हुआ, इट कैन बी रिजॉल्व, इट कैन बी पोस्टपोन्ड, इट कैन बी फिक्स्ड या क्लोज्ड एंड सो ऑन। इन डिफेक्ट्स को अब हमें मॉडल करना भी ज़रूरी होगा। तो अगली दफ़ा ज़रा देखेंगे कि ये जो रिजॉल्व, पोस्टपोन्ड, क्लोज्ड, ओपन टाइप की चीज़ें हैं, ये डिफेक्ट मॉडलिंग हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से एक डिफेक्ट जो है वो एक रिजॉल्व स्टेट से, ओपन स्टेट से क्लोज स्टेट में आ सकता है, या न्यू या अराइव्ड स्टेट से पोस्टपोन स्टेट में जा सकता है।